कि फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है फॉर लॉयर्स। ये कितना नोबल प्रोफेशन है। अगर लॉयर्स को आप फाइनेंशियली ही आप उनको अपलिफ्ट या अपकीप नहीं कर सकते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जस्टिस को रखा जाएगा। एडवोकेट्स की एक मेंटालिटी है कि सीखने के कौन से पैसे आपको हम सिखा रहे हैं, ये शुड बी थैंकफुल टू अस। जो हमारे इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस थे उसमें हम फ्री, कोई भी हमें किसी ने भी एडवोकेट ने हमें पैसा नहीं दिया। मेरे भी स्टार्टिंग करियर्स में ऐसा हुआ है, फ्री में करना पड़ा है काम। क्या कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी। इस प्रोफेशन में ना जितना नोबल ये प्रोफेशन है उतने ही ज्यादा ग्रेव इनजस्टिसेस मैंने कोर्ट के कॉरिडोर्स में होते हुए देखे। हमारी पीआईएल करने के बाद आई डोंट नो कितना इसमें चेंज आएगा कितना नहीं आएगा, बट एटलीस्ट इतना हो कि हाँ कुछ लोग हैं जागरूक हैं, इस बात को लाना चाहते हैं एंड एटलीस्ट जजेस इन बातों को समझें। वेलकम टू एकेएस न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अभिषेक मोहत्रा, मरीन इंजीनियर टर्न्स लॉयर, एंड मिस्टर विवेक तिवारी, साइंटिस्ट टर्न लॉयर। आपका स्वागत है एकेएस न्यूज में। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें बताएं, आपने जो पीआईएल डाली है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, क्या ये एक रिट पिटीशन है? जी, थोड़ी सी हमें इस बारे में जानकारी दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे वो भी समझ पाए इस बारे में कि रिट पिटीशन क्या है। तो देखिए जी, रिट पिटिशन किसी भी ये हाई कोर्ट में के पास जाने के लिए बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हमारे पास होती हैं। रिट पिटिशन उनमें से एक तरीका है जिसमें हम डायरेक्टली हाई कोर्ट के दरवाजों को खटखटा सकते हैं इन केसेस जहां पर एक सिवियर कॉज ऑफ जस्टिस लैकिंग है, राइट। वैसे तो कायदे से हम जितनों को जानते हैं कि कई सारे केसेस आप लोअर कोर्ट से फाइल करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर एक जनहित याचिका थी जहां पर एक बहुत ही मैसिव स्केल में एक पब्लिक कॉज इन्वॉल्व था, इसीलिए हमने रिट पिटिशन के थ्रू हाई कोर्ट को अप्रोच किया। तो आपका जो आज का ये पीआईएल का मुद्दा है, ये आपने यंग एडवोकेट्स के लिए सेस किया था इसको? देखिए, ये जो मैटर हमने फाइल किया था इसका प्राइमरी कंसर्न था अबाउट कि जो भी यंग लॉयर्स हैं या जूनियर लॉयर्स हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा हमने इसको किस तरीके से यहाँ पे डिफर किया है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कानून के स्टूडेंट्स हैं जो ये पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है लॉ स्टूडेंट्स के लिए या इवन यंग एडवोकेट्स के लिए भी। एंड इट इज एक ये अटर सरप्राइज है हमारे लिए कि डिस्पाइट कि जितने भी हमारे अधिवक्ता इस देश ने, बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता आए हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, डिस्पाइट दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्पेसिफिक ऐसी जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, कभी वहां पर इस मुद्दे को उठाया ही नहीं गया कि फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है फॉर लॉयर्स। ये कितना नोबल प्रोफेशन है। अगर लॉयर्स को आप फाइनेंशियली ही आप उनको अपलिफ्ट या अपकीप नहीं कर सकते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जस्टिस को रखा जाएगा। जैसे कि हमारे संविधान के अनुसार रिट 5 प्रकार की होती है, तो जो आपने रिट डाली का ये मैंडेमस है? हाँ जी, संविधान के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की हमारे रिट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, लेकिन ये जो हमने रिट डाली है ये रिट ऑफ मैंडेमस है। रिट ऑफ मैंडेमस का ये अर्थ होता है कि जो हाई कोर्ट है वो बाय ऑर्डर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, जो आर्टिकल 12 में आती है जिसको हम स्टेट कहते हैं, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो भी सरकार है उसको डायरेक्शन दे सकती है कोई काम करवाने के लिए, उसको हम रिट ऑफ मैंडेमस कहते हैं। और हमारी इस पीआईएल में हमने रिट ऑफ मैंडेमस डाली है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो एक बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी है, पूरे न्यू दिल्ली में जो बॉडी सिचुएटेड है, वो स्टाइपेंड की रेम्यूनरेशन की गाइडलाइंस फ्रेम करे जो कि सारे इंडिया में जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं इंडिया में सारों के लिए एप्लीकेबल हो। और जो रेम्यूनरेशन, जो स्टाइपेंड की गाइडलाइंस हैं जूनियर एडवोकेट्स, अपने यंग एडवोकेट्स और जो हमारे लॉ इंटर्न्स हैं जो ऑफिसेज में काम करते हैं, उनके लिए एक बनाई जाए जिसमें ये चीज सामने आए कि जो भी एडवोकेट, कोई भी सीनियर एडवोकेट या कोई भी एडवोकेट किसी की सर्विसेज एंगेज करता है किसी जूनियर एडवोकेट की, वो मंथली उनको उतना स्टाइपेंड पे करे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया या 15,000 रुपया उनको पे करे एवरी मंथ, सो दैट जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, आज के टाइम में 10-15,000 रुपया हमारे रेंट हो जाता है, खाने पीने का खर्चा, ट्रेवलिंग का खर्चा, ये 20-25,000 रुपया हमारा खर्चा हो जाता है एक नॉर्मल बंदे का। और जो लॉ इंटर्न जैसा प्रोफेशन है, लॉ वाला प्रोफेशन है, इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ये एक वो नहीं है कि उनकी जेबें भरेंगी एक एडवोकेट की, ये है जो उनकी फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं वो थोड़ी सी कम हो पाएंगी इस 15,000 रुपए के। इनिशियल मोटिव हमारा एक बहुत छोटा सा कॉज है कि 15,000 रुपया देके आप उनकी जो तकलीफ है वो कम कर सकते हो। और जो दूसरा हमारा है
पॉइंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए जो रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स में ही होंगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी होंगी क्योंकि वो नेक्स्ट बॉडी है स्टेट बार काउंसिल के बाद, और स्टेट बार काउंसिल में भी एक बॉडी होनी चाहिए जो किसी भी एडवोकेट को रेम्यूनरेशन गाइडेंस बनने के बाद कोई भी एडवोकेट उनको वो पैसा पे नहीं करता तो वो उनके पास जाए, उनके पास अपना मुद्दा रखें, ग्रीवियंस रखे, वहां पर भी ग्रीवियंस रिजॉल्व नहीं होता फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाए, वहां पर भी ग्रीवियंस रिजॉल्व नहीं होता फिर हाईकोर्ट 226 में हाईकोर्ट के पास आए। जैसे आपने अपनी पीआईएल में बताया कि एक एडवोकेट की अभी जो सैलरी है एक क्लर्क से भी कम है, बहुत कम है ना, बहुत कम। तो क्या आपने भी अपने अर्ली करियर में ऐसा कुछ एक्सपीरियंसेस किए थे या आपको खुद ऐसा महसूस हुआ कि लगा कि इस चीज को हमें आगे प्रोसेस करना चाहिए, आवाज को उठाना चाहिए? यस एब्सोल्युटली। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हम दोनों देना चाहेंगे। पहले इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, फिर विवेक तिवारी जी को मैं मौका दूंगा इसका आंसर देने के लिए। जैसे आपने कहा, हमारे इनिशियल एज हमने 2022 में प्रोविजनल लाइसेंस बार से लिया है, हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करती है, जो स्टेट बार काउंसिल इशू करती है, हमें लाइसेंस पेपर देना पड़ता है ऑल इंडिया बार एग्जाम का। हम अभी प्रोविजनल लाइसेंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने हाईकोर्ट में। हमें अभी परमानेंट लाइसेंस जो 2 साल के अंदर अंदर इशू होना होता था वो दिया नहीं है, उसके लिए भी पीआईएल हाईकोर्ट में हमने फाइल करी है, मैंने और विवेक तिवारी जी ने, और वो पेंडिंग है कि हमें पक्का लाइसेंस जैसे रिजल्ट पास होता है ऑल इंडिया बार को उसके 1 महीने में इशू करना मैंडेटरी है एज पर रूल 11 है। तो उन्होंने हमें वो अभी तक दिया नहीं है, वो हमारी रेट पेंडिंग है, पीआईएल पेंडिंग है हाईकोर्ट में। हम अभी प्रोविजनल लाइसेंस पे काम कर रहे हैं, एडवोकेट है हम, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारे इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस थे उसमें हम फ्री, कोई भी हमें किसी ने भी एडवोकेट ने हमें पैसा नहीं दिया। हमने जिनका भी चैम्बर ज्वाइन किया, हमें किसी ने कोई भी 1 रुपया भी पे नहीं किया, क्योंकि सब एडवोकेट्स की एक मेंटेलिटी है कि सीखने के कौन से पैसे, आपको हम सिखा रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू अस कि हम आपको सिखा रहे हैं, और सीखने के कौन से पैसे, जो कि एक अनस्किल्ड एम्प्लॉय की जो 12,000 15,000 पे जो अनस्किल्ड वर्कर लेता है, असिस्टेंट कमिश्नर, लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट है, वो उससे भी कम है, न्यूनतम सैलरी से भी कम है उनकी। तो इतना स्किलफुल प्रोफेशन रहने के बावजूद भी आपकी सैलरी वहां पर भी ना मैच कर पाए, सैलरी कह लो कुछ भी कह लो, वो अमाउंट ना मैच कर पाए, तो एक बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। मेरे भी स्टार्टिंग करियर्स में ऐसा हुआ है, फ्री में करना पड़ा है काम, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा कोई किसी ने पीआईएल नहीं फाइल करी थी, या बीसीआई ने भी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई थी। तो जो हार्डशिप्स हमने फेस करी है, हमारी आगे वाली जनरेशन ना करे, इसलिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मेरा प्रोफेशनल करियर में मैंने तो ये चीज ऑब्जर्व करी। जी, मैंने ये पर्सनली ये फील किया है कि इस प्रोफेशन में ना, जितना नोबल ये प्रोफेशन है, उतने ही ज्यादा ग्रेव इनजस्टिसेस मैंने कोर्ट के कॉरिडोर्स में होते हुए देखे। नॉट बिकॉज कि इंस्टीट्यूशन में इशू है, नेवर, इंस्टीट्यूशन में कभी इश्यूज नहीं होते, बट जो लोग हैं जो उन इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं, इंक्लूडिंग द बार, right? When I say the bar, it's not just the bar association, but the members of the bar as well. Yes. चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने, या बार एसोसिएशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, या जनरली यहाँ के जो चंडीगढ़ क्षेत्र के, पंजाब हरियाणा हिमाचल, यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट लॉयर्स इन्होंने दिए, जो दिल्ली गए, इन्होंने क्या नहीं हासिल किया। दे हैव रीच्ड टू द टॉप ऑफ द पिनेकल ऑफ द जुडिशरी, पॉलिटिकल सिस्टम से लेके, पब्लिक पॉलिसी से लेके, दे हैव हिटेड एवरी प्लेस, राइट? बट कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि आज भी व्हेन यू कीप अ जूनियर, देयर इज नो मैनेजमेंट, देयर इज नो गाइडलाइंस। आप ये नहीं बोल सकते, इफ सपोज आई एम पार्ट ऑफ अ चेंबर ऑफ लॉ, आई एम नॉट इवन सेइंग कि वो एक सीनियर का चेंबर है, या वो एक जनरल एडवोकेट का चेंबर है, या वो एक स्पेशलाइज्ड एडवोकेट का चेंबर है। ऑल आई एम सेइंग इज, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या मैं उस चेंबर में इंप्लॉय हूं, क्या मैं उस चेंबर में इंटर्न हूं, क्या मैं उस चेंबर में सिर्फ एक एसोसिएट हूं, मेरी उस चेंबर में हैसियत क्या है। मुझे कभी भी निकाल दिया जा सकता है। मेरे ऊपर एप्लीकेबल वर्क आवर्स नहीं है, जो जनरल वर्क आवर्स मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, मेरे पे वेज एप्लीकेबल नहीं है, मेरे पे नेशनल हॉलीडेज एप्लीकेबल नहीं है, तो मेरे पे कुछ भी नहीं है। वर्स्ट पार्ट, मुझे इंडिपेंडेंट केस भी नहीं लेने दिया जाता। मेरा एक बहुत सिंपल प्ली है, या तो यू इंश्योर माई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर यू, या फिर अलाउ मी कि मैं अपने केसेस ले सकूं। अगर आप दोनों ही जगह मेरे पर काट देंगे, तो व्हाट हैपेंस टू द फ्यूचर ऑफ लॉ एज अ प्रोफेशन एंड एज इंडिविजुअल्स? जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कार्यक्रम में बोला था कि सीनियर शुड नॉट ट्रीट देयर जूनियर्स एज अ स्लेव, बोला था। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि देखिए, बात तो कही गई थी। हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ वेरी हम्बल मैन, एंड उन्होंने ऐसे कई सारे मुद्दों को और हाईलाइट किया है। उनमें से ये एक मुद्दा जरूर था, और उन्होंने डेफिनेटली बात कही थी कि ऐसे कई जगह पर देखा जाता है, मोस्टली इंक्लूडिंग दिल्ली, बॉम्बे, पटना। वो हमने रिपोर्ट भी यहाँ पर लगाई है, एक बहुत बड़े थिंक टैंक की। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली इस बात को कहा था कि जो भी सीनियर्स हैं, वो अपने जूनियर्स को अच्छे से पे नहीं करते। और खाली बात पेमेंट तक नहीं है, इट्स अबाउट द कॉन्डक्ट,
द एनवायरनमेंट एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जहां पर एग्जैक्टली उन्होंने यही स्टेटमेंट को कोट किया था। आई थिंक वो किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहीं पर उसको एड्रेस कर रहे थे, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वेयर, बट वो हमारे पिटिशन में है तो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। एंड मैं बिल्कुल इस बात से मतलब इत्तेफाक रखता हूँ, फॉर द रीजन बीइंग, एक तो ही इज अ जज जिनको आई लुक अप टू हिम, राइट। और उनकी जो बात थी बहुत ही सच है। अभी तक ये चीजें होती आ रही थी, हमारी पीआईएल करने के बाद आई डोंट नो कितना इसमें चेंज आएगा कितना नहीं आएगा, बट एटलीस्ट इतना हो कि हाँ कुछ लोग हैं जागरूक हैं, इस बात को लाना चाहते हैं, एंड एटलीस्ट जजेस इन बातों को समझे। एंड आई थिंक सेम जब हमने पीआईएल को फाइल किया, द ऑनरेबल बेंच वाज वेरी प्लीज्ड। मतलब इट ऐसा लगा कि जैसे उनको पता था कि ऐसी चीजें हो रही हैं, बस इस मुद्दे को किसी ने उठाया नहीं। तो ऐसा क्यों था कि आज तक कोई इसके ऊपर बोला ही नहीं, ना बार काउंसिल, ना हाई कोर्ट बोले, ना सुप्रीम कोर्ट? देखो, कोर्ट ले सकता है एक्शन, कोर्ट के पास पावर होती है, सुमोटो एक्शन ले सकता है। एंड अगर कोई पिटिशनर कोर्ट के पास लेके जाए तो वो ले सकता है, कोर्ट के पास तो ऑप्शंस होती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली विटनेस करा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट, बार काउंसिल के कोई कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये स्टेटमेंट दी है। तो अगर उनकी कोई स्टेटमेंट आई है मीडिया में या लोगों में स्टेटमेंट आई है तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है कि ये स्टेटमेंट चीफ जस्टिस के माइंड से निकल रही है कि सीनियर्स शुड नॉट ट्रीट देयर जूनियर्स एज स्लेव्स। तो हमने भी इस चीज को देखा कि ये चीज आई है तो कुछ ना कुछ करेक्शन तो करनी चाहिए सिस्टम में। तो फिर हमने बहुत सारी रिसर्च करी, एक विधि रिपोर्ट भी है, उसमें ये भी सामने आया है कि 5 मेजर हाईकोर्ट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत हाईकोर्ट्स कवर किए थे, 5-7 हाईकोर्ट्स कवर किए थे। उसमें मेजरली हाईकोर्ट्स हैं बॉम्बे हाईकोर्ट, अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और एक हाईकोर्ट और है दिल्ली हाईकोर्ट। और उसमें ये चीज सामने आई थी कि हमारे ऑलमोस्ट 80%, 70 to 80% की रेंज में जूनियर एडवोकेट जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से कम का है, उनकी आप विश्वास नहीं करोगे मंथली उनकी रेम्यूनरेशन इवन इज लेस देन 10,000 रुपीज। एंड इट इज अ मैटर ऑफ अटर शॉक। आप सोच नहीं सकते कि ये वो लोग हैं जो लोग आपको कोर्ट में जस्टिस दिलाएंगे, बट कैसे दिलाएंगे जब वो अपने आप को अपकीप नहीं कर पा रहे। और 10,000 रुपीज आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो क्या ये एक रीजन यही भी है कि जो आज के हमारे नौजवान बाहर के देशों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बिल्कुल। हमारे इंडिया में इतनी अच्छी फील्ड्स हैं एजुकेशन की, और काफी सारे स्टूडेंट्स उसमें बैक स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। बैक स्टेप भी ले रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने, आई थिंक क्योंकि हम पंजाब में हैं तो यहाँ कनाडा जाने का एक बहुत प्रचलन है, तो अ लॉट ऑफ पीपल दे डिसाइड कि हम एनसीए कर लेंगे, वी बिकम बैरिस्टर्स और सॉलिसिटर्स। बिकॉज मेरे साथ के या एटलीस्ट मेरे से 1 या 2 साल जूनियर्स सीनियर्स भी जो मेरे हैं, उन्होंने दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। ऑल्दो चलो कनाडा हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, व्हाट आई वुड से इज इंडिया में या जनरली व्हाट हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, थिंग्स आर अमेजिंग। अगर आप इसको एक्सप्लोर करें, थिंग्स आर अमेजिंग। बट ये जो रेम्यूनरेशन वाला एक इशू है ना, बिकॉज इसी बहाने लोग छोड़ देते हैं प्रोफेशन। इतने ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट माइंड्स दे लीव द प्रोफेशन, एंड इट इज ये बहुत एक दुखद बात है। एक ब्राइट माइंड्स, क्योंकि एक तो आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट वकालत को लेके ऑलरेडी एक टैबू है, that जो कुछ नहीं करता वो वकालत करता है। ये ऑलरेडी एक टैबू है समाज में, राइट। ये भी एक टैबू एक समाज में है। इस टैबू के साथ ऑलरेडी कई ब्रिलियंट बच्चे आज लिटिगेशन में उतर रहे हैं, या जनरल कॉर्पोरेट एडवाइजरी, या इन्यूमरेबल नंबर ऑफ प्रोफेशंस विद इन लॉ ले लीजिए, लोग उतर रहे हैं और बहुत होप के साथ आ रहे हैं, राइट। आप उनको 5,000 रुपए देंगे, सपोज इंटर्न्स, यहाँ पर हम लॉ इंटर्न्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एनएलयू है, पटियाला में हमारा राजीव गांधी एनएलयू है, हमारा यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस है, 5 ईयर लॉ, 3 ईयर लॉ, बहुत जगह से लोग इंटर्नशिप करने आते हैं। अगर आप उन्हें 5,000 नहीं, उससे ज्यादा वो अपना पॉकेट से एक्सपेंस कर देते हैं। 5,000 उनको कुछ देगा नहीं, इट विल जस्ट एक्ट एज अ मोटिवेटर। इट इज नॉट अ रेम्यूनरेशन। एक फर्क है ना स्टाइपेंड और सैलरी में। व्हाट इज अ स्टाइपेंड? इट इज जस्ट एन एक्ट ऑफ मोटिवेशन। एंड हमने वकालत जिनसे ली, इंग्लिश सिस्टम, द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लॉ, वहां प्यूपिलेज का एक कॉन्सेप्ट है, खैर वहां नहीं जाते हैं, बट एक उन्होंने एक चीज को रखा था कि एज अ सीनियर काउंसिल और जनरली एज द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड काउंसिल्स, यू आर ड्यूटी बाउंड कि आप अपने जूनियर काउंसिल्स को बढ़ावा दें, बेंच के सामने भी, केस के लिए भी, ड्राफ्टिंग के लिए भी, थोड़ा फाइनेंशियली भी। आपको कोई बहुत ज्यादा मांग ही नहीं रहा है, बट इफ यू कांट कीप योर जूनियर्स, आर यू इवन वर्दी ऑफ हैविंग योर जूनियर्स? मैं इस चीज को ऐसे इसको आंसर देना चाहूंगा, 5 वर्ड्स में आंसर देना चाहूंगा आपके इस क्वेश्चन का कि बाहर क्यों जाते हैं बच्चे। टैलेंट मस्ट गेट्स इट्स प्राइज, दिस इज 5 वर्ड माय आंसर। अगर आपके टैलेंट को यहाँ पे वो प्राइज मिलेगा, जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना प्राइज मिलेगा, यू विल नेवर गो अब्रॉड। अगर टैलेंट को यहाँ पर प्राइज नहीं मिलेगा, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो मीडिया पर्सनैलिटी है, चाहे वो सीए है, चाहे वो कोई भी वेल एजुकेटेड प्रोफेशन में है, इफ ही विल नॉट गेट हिज टैलेंट equal to his price,
तो वो उसको जाना पड़ेगा, And his कुछ और rec- प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा। एंड इज रिकॉग्निशन। खैर रिकॉग्निशन इज एक अलग ही मुद्दा है, बट एटलीस्ट आप उन्हें रखें तो सही प्रोफेशन में। ये बहुत टैलेंटेड प्रोफेशन है एडवोकेट्स, अगर कुछ हम स्टाइपेंड कुछ प्राइस पे करेंगे तो हमारा प्रोफेशन और निखर के आएगा। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन यहीं से निकलेगा। और जी तो और आप कुछ यंग एडवोकेट्स के लिए कोई कुछ कहना चाहो? देखो, मोटिवेशन में मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट करिए। जुडिशरी में अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स तो है ही हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को कम करने के लिए हमने ये PIL डाली है। इसका जब भी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जो हमारे बेंच हैं, जो हमारे जजेस हैं, बहुत वेल वर्सेंट हैं इस मैटर को लेके। पॉजिटिव रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं, क्या मजबूरन में फेस तो करना ही पड़ेगा। जुडिशरी के लिए आगे जाइए, मेहनत करिए, और अगर लिटिगेशन में जाना है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, बट ड्यू टू दिस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो रुक जाते हैं। उनको यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे एडवोकेट्स को कि मेहनत करिए, लिटिगेशन में आना चाहिए, हार्ड वर्क करिए, एंड जस्ट किसी के चैम्बर में या किसी के भी अंडर काम करके कोई काम नहीं सीखता। सो काम सीखने के लिए आपको खुद से स्ट्रगल तो करना ही धक्के पड़ेगा। खाने पड़ेंगे। स्ट्रगल जब तक करना आप खुद फाइलिंग्स नहीं करते, आप धक्के नहीं खाते, आप कोर्ट के सामने आर्ग्यू नहीं करते, शायद कई बार बेइज्जत नहीं होते, तो आई थिंक तब तक आप वो चीजें सीखेंगे नहीं, और वो बहुत जरूरी है। लिटिगेशन में किसी बहुत बड़े एक लेजेंड, एक लीगल स्टॉलवर्ट ने बात कही थी कि यू नीड टू बी मेड ऑफ अ सर्टेन मेटल। आप एक सॉफ्ट हार्टेड लोगों के लिए प्रोफेशन नहीं है। तो वैसे ही ये प्रोफेशन बहुत टफ है, और कांस्टेंट आपकी पढ़ाई है, आपकी रीडिंग्स हैं। अभी देखिए, हम सब बहुत कुछ पढ़ रहे थे, एकदम से पूरा क्रिमिनल लॉ कंट्री का चेंज हो गया, और ये चलता रहेगा। हो सकता है हमारे ही जनरेशंस में, हम और भी कई सारे केसेस में काम कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस में ये चीजें हमारे ही लिविंग जनरेशंस में चीजें चेंज हो जाएंगी। तो लॉ इटसेल्फ डिमांड्स अ लॉट। ये बस हमारा एक तरीका है, एंड आई थिंक लोगों को आना चाहिए। जस्ट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कैन नॉट बी अ रीजन कि आप इस प्रोफेशन में नहीं आए। दिस इज, आई डोंट थिंक, अ वेरी गुड रीजन। आप पढ़ते रहिए, अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है, दिस इज अ प्लेस वेयर यू शुड बी। एंड आई थिंक लॉयर्स के ऊपर ही ये एक जिम्मेदारी है कि आप उस टैबू को हटाएं कि जो कुछ नहीं करता वो लॉयर करता है। नहीं, बिकॉज आई थिंक इनका भी एक करियर था। he was into the maritime industry. I was into a hardcore scientific industry. और हम दोनों वो छोड़ के by choice हम litigation में घुसे, not just law. I'm highlighting, हम जो छोड़ के जान के litigation में घुसे। ऐसे क्या रीजन से आप वो छोड़ के लिटिगेशन में आए? पब्लिक कॉजेस। मेरे को जिस चीज ने स्पेसिफिकली मूव किया वाज नोबिलिटी एंड द पब्लिक कॉजेस। बिकॉज जहां मैं पहले था, मैं उन जगह का नाम नहीं लूंगा, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे वहां सुना नहीं जा रहा है। आई वॉज ऑलवेज, या तो मैं आई वॉज ऑलवेज लाइक कि थोड़े इंट्रोवर्ट वाले बच्चे नहीं होते, कम बात करते हैं, अपने में ही रहते हैं, तो हम चुप रहते थे। हमें लगता था कि जो जैसे हमें सिखाया गया, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, चीजें वैसे ही होती हैं, आइडियल वर्ल्ड है, लेकिन नहीं है। आपको दबा दिया जाता है इन सर्टन वे। आपको जैसे कॉर्पोरेट लैडर में कहते हैं, आपको कुचल के लोग आगे बढ़ जाते हैं। यू फील वेरी अनजस्टिफाइड कि यार, आई डोंट नो कि हर चीजों में आपको क्यों लोग आपके खिलाफ जाते हैं। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, देन यू सी कि नहीं, आई थिंक आइडियल वर्ल्ड आपको बनाना पड़ता है। यू नीड टू कम टू द कोर्ट, एंड स्पेसिफिकली दैट वाज माय रीजन कि मैं तो कोर्ट रूम एडवोकेसी में ही जाऊंगा। एंड इवन टुडे हम, आई डोंट थिंक कि हम लोग, वी आर वेरी ओल्ड इनटू द प्रोफेशन, बट बोथ ऑफ अस, आई नो हिम इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली, एंड आई हैव सीन कि हम दोनों ही अपने इंडिविजुअल लेवल्स में प्रो बोनो मैटर्स करते हैं। वी ट्राई टू हेल्प पीपल जो शायद फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनके साथ एक बहुत ही ग्रेव इनजस्टिस हुआ है। वी ट्राई जितना वी कैन, वी ट्राई, एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू आंसर इट बेटर। मैं इस चीज में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। जो आपने बोला कि आप यंग एडवोकेट्स को क्या चीज कहना चाहते हो, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी बेइज्जती से मत डरो। ठीक है, आप जजेस के आगे रिप्रेजेंट करते हो, बेइज्जती होती है, वो आपको कहते हैं आप पढ़ के नहीं आए, आप पढ़ते नहीं हो, यू आर नॉट अ फाइल वाले काउंसिल, एडजर्नमेंट काउंसिल नहीं हो आप। वकील जो है एडजर्नमेंट लेते हैं, आप सर प्लीज गिव मी एडजर्नमेंट, या फाइल उठा ली, आप वो वाले काउंसिल्स नहीं हो। ठीक है, और आप बेइज्जती से मत घबराओ। आपकी अगर बेइज्जती होती है तो 40-50 बंदों के बीच में होती है, इंक्लूडिंग जज साहब जो उस कोर्ट में होते हैं, लेकिन कोर्टरूम से बाहर जाने के बाद अगर आप उसको बेइज्जती को अपनी एज ए कंसीडर करोगे, ये बेइज्जती से मैंने कुछ सीखना है, तो सारी दुनिया के सामने आपकी कल को इज्जत होती है। अगर आप ये एटीट्यूड लेके आते हो कि उस बेइज्जती से मैं सीखूंगा, तो कल को आपको सारी दुनिया से रिस्पेक्ट मिलती है, आपको सारी दुनिया से आपको अप्लॉजेस मिलते हैं। एक टाइम के बाद बेंच भी आपको अप्रिशिएट करने लगता है कि नहीं, ये हमको मिसगाइड नहीं करेंगे। अगर ये काउंसिल खड़े हैं तो ये कुछ जेन्युइन पॉइंट से लेकर आए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ठीक है, ये बहुत एक ऑथर ने बात कही है। तो कहीं भी इनजस्टिस होता है, वो
वहां पर थ्रेट है जहां हर जगह जस्टिस हो रहा है। तो इसके नज़र में कोई भी किसी भी लिटिगेंट को या किसी भी पर्सन को लग रहा है कि यहाँ इंजस्टिस हो रहा है, वो कॉन्टैक्ट रेज कर सकता है मुद्दा PIL में। बहुत सारे उन्हें करना चाहिए। अच्छे I think ये प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं। अच्छे रीजन हैं। चुपचाप घर बैठने से कुछ नहीं होगा, बट एड्रेस करना चाहिए एड्रेस करना ये चाहिए। आवाज बिल्कुल उठानी बिल्कुल बिल्कुल। यस। 19 में ग्लोबल पैंडेमिक आया कोविड-19, तो उसमें पूरे हर एक फील्ड के अंदर ही फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हैं। तो क्या आपने भी कुछ ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस वकीलों ने भी फेस किए? जी, वकीलों ने तो खैर बहुत ज्यादा वकील ने obviously किए। बात वकील की, वकीलों ने बहुत ज्यादा किए। एंड आई मीन ये चीज हम वहां देखते हैं ना कि इसके बाद हमने कई जगह पे देखा कि कई लोगों ने ये मुद्दा स्टार्ट किया। मैं हालांकि जस्ट हम लोग लॉ में जस्ट आई वाज इंट्रोड्यूस्ड उस टाइम, मैं हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं थे, बट मैं ये जरूर देख रहा था कि बहुत ज्यादा इस देखिए खैर कोविड ने इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को भी उठा के फेंक दिया, और लॉयर्स तो फिर एक इंडिविजुअल एंटिटी है, राइट। एंड लॉयर्स, बहुत सारे लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। उन्होंने लिटरली, खासकर प्लेस लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे जहां पे बाहर से भी लॉयर्स, क्रीम ऑफ द क्रीम लॉयर्स वहां बैठे हैं, वो सब छोड़ छाड़ के बंद करके अपने अपने स्टेट्स वापस चले गए। तो कोविड ने लिटरली डिवास्टेट कर दिया था, और ये एक लेसन था उन सब के लिए कि क्या इंस्टीट्यूशंस ने या बार काउंसिल्स ने या किसी भी ऐसे प्रोफेशनल बॉडी ने कहीं कोई स्टेप लिया। तो इंडिविजुअल लॉयर्स बाद में बहुत लोग आए, जब धीरे धीरे सिचुएशंस कंट्रोल में आए तो कई सारे लॉयर्स ने डोनेशन दिया, चीजें ली, बार काउंसिल भी रेडी हुआ इन चीजों को लेकर। बट देखिए क्राइसिस बहुत मैसिव था। अभी स्पेसिफिक इफ यू आस्क फ्रॉम मी, सो क्योंकि हम लोग उस टाइम जस्ट आई वाज स्टडिंग लॉ, आई वाज रीडिंग लॉ, तो उस टाइम पर क्योंकि हम एक प्योर स्टूडेंट्स थे, तो मैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से आया था तो मैं लिखता था। दैट वाज माय ओनली वे जहां पर मेरे को रिकॉग्निशंस या हम कर रहे थे। बट हमने उस टाइम अपने सामने, मैंने अपनी जीते जी आई वुड से बहुत ही कम टाइम में लीगल इंडस्ट्री को 2 बार टूटते हुए देखा है। वन इज द कोविड टाइम एंड नेक्स्ट इज अभी जो द एंटायर सिस्टम हैज चेंज्ड अबाउट क्रिमिनल लॉ। दिस इज अ फैक्ट। मैंने जब कोविड आया था 2020 में स्टार्ट हो गया था, 2 साल पूरा लॉकडाउन रहा, पूरा देश बंद रहा, तो सारा कुछ VC के थ्रू चल रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैटर चलने शुरू हो गए थे। तो मेरे पास जितने भी मेरे फाइनेंशियल सोर्सेज मेरे पास थे, मैंने लैपटॉप अफोर्ड तो कर लिया था, लैपटॉप मेरे पास था, इंटरनेट कनेक्शन था, तो मैं घर से ही कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ फाइनेंशियल सोर्सेज थे। लेकिन बहुत सारे एडवोकेट्स के पास नहीं थे, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई है मैसिव स्टेज पे, खासकर लोअर कोर्ट्स में, खासकर लोअर कोर्ट्स में इतना बड़ा मैसिव इशू है। आज भी है, आज भी आप जैसे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही है कि हमको टाइम टू टाइम VC को कंटिन्यू रखना चाहिए, देयर इज नो नीड कि हमको हटाएं। बट लोअर कोर्ट आज भी इन चीजों के साथ टोटली यूज्ड टू नहीं है, बिल्कुल, और बहुत ही अलग सिस्टम है। मतलब आप जब जाएंगे आपको खुद ही लगेगा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ जनरल हायर कोर्ट एंड अ लोअर कोर्ट, लेट अपार्ट द सुप्रीम कोर्ट। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये जो वर्चुअल हियरिंग का कंसेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फिजिकल हियरिंग भी होनी चाहिए और वर्चुअल हियरिंग हाइब्रिड मोड में दोनों चलने चाहिए, चाहे वो स्टेट जुडिशरी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, चाहे हाई कोर्ट्स है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स है। एग्रीड। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टेट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, इंटरनेट वाईफाई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं है, तो जिसके करके ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, इंप्लीमेंटेशन की ही कमी है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जुडिशरी का इंप्रूव हो जाएगा, जो हमारे केसेस की पेंडेंसी है वो भी कम हो पाएगी। कितने करोड़ केसेस हमारे पेंडिंग है, तो वो भी कम हो पाएगा ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। और खाली इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन मैं सब उनकी बात को ऐड करूंगा, जस्ट वन पॉइंट कि कई जगह जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है भी ना, वहां के जो जजेस हैं या वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल स्टाफ है, दे आर नॉट अवेयर हाउ टू यूज द सिस्टम। वो भी एक इशू है, अवेयरनेस की भी कमी, अवेयरनेस और सिस्टम यूसेज उनको नहीं पता, दे आर नॉट यूज्ड टू कि ये सिस्टम या पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बोथ फॉर द बार एंड द बेंच। तो मैं आपसे एक और आउट ऑफ द टॉपिक एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ कल, जी। तो आप क्या कहते हैं कि मंदिर भी बनने चाहिए, जो चीज रिक्वायरमेंट थी, साथ साथ एजुकेशन के लिए? मैं पहले इस बारे में कहना चाहूंगा, देखिए ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है, और आई वुड से एक बहुत ही अनकंफर्टेबल मुद्दा है, बिकॉज कई जगह आप एक सोशली एम्पावर्ड सिचुएशंस में इन सब्जेक्ट्स में कोई लोग बात नहीं करना चाहते। देखिए बाय कॉन्स्टिट्यूशन में पता है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, विच इज गुड, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, बट एक कम्युनिटी अपने ही रेज्ड किए हुए फंड्स के साथ क्या करना चाहती है, आई थिंक वो कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का फंड इन्वॉल्व है, आई थिंक तब पब्लिक आए भी उसमें पॉइंट लेकर आए दैट हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट अपना पैसा कहां यूज कर रहा है, विच इज अनडाउटेड, बिल्कुल डेफिनेटली। बट एक कम्युनिटी अपने लेवल पे रेस्ट किए हुए फंड को अपने ही ट्रस्ट को दे रही है,
क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है, आई थिंक उनको डिस्क्रिशन होना चाहिए। दैट इज पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू बीइंग कि किसी भी कम्युनिटी को ये राइट तो है, राइट। और आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही प्यारे लफ्जों में इस बात को पोर्ट्रे किया था दैट अगर इसमें रिलीजियस कंटेक्स्ट को हटा दिया जाए तो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज जस्ट अ मीगर लॉन रेंजिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राइट। ठीक है, भारत की सभ्यता है, उन्हें भी मौका दिया जाए। रही बात गवर्नमेंट इकोनॉमिक साइड में क्या कर रही है, तो एवरी ईयर हमारे पास फाइनेंशियल बिल्स आते ही हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आते ही हैं। सो आई वुड से कि लोग पढ़ें। आई थिंक मैं इस चीज में और एक बात कहना चाहूंगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, क्योंकि हम लॉयर्स हैं ना, तो हम स्टेट का कंसेप्ट समझते हैं, हम गवर्नमेंट को नहीं समझते। गवर्नमेंट तो आती है जाती है, स्टेट रिमेन्स सेम, राइट। स्टेट इस कंटेक्स्ट में इज अबाउट द इंडिया, द ग्रेट नेशन इंडिया, राइट। इंडियंस तो हम हैं। तो उस कंटेक्स्ट में जो पॉइंट है ना कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, बजट पढ़ें, वो नहीं पढ़ सकते, उनका शॉर्ट क्रिस्प पढ़ें, आप एटलीस्ट इंफॉर्म हो जाए। आज के डेट में मैं बिल्कुल ये चीज नहीं मानता हूं कि कोई अगर कहता है ना कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, या हम एक बैलेंस्ड ओपिनियन के साथ चलते हैं, आप नहीं चल सकते। वर्ल्ड आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू नीड टू हैव एन ओपिनियन, बीट राइट और बीट लेफ्ट, इट्स ओके, बट विच एवर ओपिनियन यू टेक, हैव एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन एंड इट इज ओके। तो आप एक चीज और बताएं हमें कि अगर इस वक्त के अंदर बीजेपी की सरकार ना होते हुए कांग्रेस की सरकार होती, हालांकि पॉलिटिकल क्वेश्चन है, अच्छा जी, तो क्या राम मंदिर बनता? देखो 75 साल हो गए हैं आज़ादी को। बीजेपी सरकार 2014 में आई है, 2 टर्म मोदी जी ने सर्व कर दिए हैं हमारे देश के लिए। तो पिछले कांग्रेस के रिजीम में ये चीज़ नहीं हुई और मोदी जी के टाइम हो गई। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि मोदी जी ने किया है या कांग्रेस ने किया है, जिसने भी किया है, पर मोदी जी थे तो हो पाया है पॉसिबल। प्राइम मिनिस्टर का भी श्रेय तो है। अब क्वेश्चन अगर कंट्रोवर्शियल है तो आंसर भी फिर मोदी है तो मुमकिन है। देखो, मैं तो बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल सही मानता हूं इस चीज को कि बीजेपी सरकार है तो ये चीज हुई है। आई एम नॉट कि मैं कांग्रेस को ऐसे देखिए, कुछ जिन्होंने जो पॉइंट कर किया रहा हूं। है उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे इन सब्जेक्ट्स में आर्गुमेंट चल रहा था तो सॉलिसिटर जनरल साहब भी थे, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट का स्टैंड काफी स्ट्रांगली रखा गया एंड बहुत सारी चीजें होती हैं दैट गोज ऑन। तो आई वुड स्टिल से कि हर गवर्नमेंट की अपनी कामयाबी और नाकामियां होती हैं। कुछ चीजें वो हिस्ट्री बताता है, जब यही एक्ट्स आगे जब लोग पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा भाई ये एक्ट अच्छा हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, जैसे हम प्रीवियस गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज या जो भी हम उनको एनालिसिस देते हैं। बट इन सम कंटेक्स्ट आई वुड से कि ये चीजें थोड़ा पुश तो डेफिनेटली मिला है। देखो, मोदी जी ने के थ्रू हुआ है ये चीज, तो यस, बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ है लोकसभा में, राज्यसभा में भी। अगर वो ना होती तो नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं था, सबको पता है ये बात। इट इज नॉट पॉसिबल 370 हटाना, राम मंदिर का इनॉग्रेशन करना, ट्रिपल तलाक का फैसला, इट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं होते तो। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट सुप्रीम कोर्ट, आई मीन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था, बट आप जनरली देखिए विद द लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज या जिस तरीके से इस 11-12 दिन का माहौल को सजाया गया, भारत की सभ्यता को सेलिब्रेट किया गया, इट्स वन। जैसे इतनी सारी चीजें हमारी हिस्ट्री का पार्ट रही हैं, एक और चैप्टर से। ये थी हमारे आज के मुद्दे के ऊपर बातचीत। आपसे बातचीत करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस मीडिया को टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार रमन जी। मैं आज़ाद कानूनी शिकंजा को शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने कवर किया, जनता तक आवाज़ पहुंचाई, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, जो भी फैक्ट्स हैं जनता तक लेके गए। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस फैसले का जल्दी ही कोई अच्छा रिस्पांस आपको, पॉजिटिव रिस्पांस आपको आए। आभार, आपको बहुत बहुत आभार। आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो, आपके बिना हम नहीं है, आप हो तो हम हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। एकेएस मीडिया, एकेएस हाउस का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।